जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 2 उड़ान परीक्षण। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने 1 मिसाइल 1 टैंक वाले गोल के साथ 250 से अधिक ATGM को किया टेस्ट फायर। भारत और ओमान के बीच डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत। LNT ने शुरू किया कैडेट ट्रेनिंग शिप का निर्माण कार्य। और फंड के इश्यूज के चलते रॉयल नेवी को अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बेचना पड़ सकता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 28 और 29 फरवरी को डीआरडीओ के स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 2 सफल उड़ान परीक्षणों को आयोजित किया गया है। ये जो परीक्षण है चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर कंडक्ट किया गया था और इस दौरान इस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को एक ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। और इस परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के स्वदेशी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अलग अलग इंटरसेप्शन कंडीशंस के तहत हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट के खिलाफ टेस्ट किया गया था। और इसमें मिसाइल ने टारगेट को इंटरसेप्ट किया और उसे डिस्ट्रॉय किया और अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ लैबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के कोलैबोरेशन के साथ स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें कई नई तरह की टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट की गई हैं, जैसे कि मिनिएचराइज रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स, और इन सभी नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट के दौरान सफलतापूर्वक प्रमाणित भी कर लिया गया है। इस मिसाइल सिस्टम को पावर देने के लिए डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर का इस्तेमाल किया गया है और इसे खास तौर पर शॉर्ट रेंज पर कम ऊंचाई में उड़ने वाले एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और इसके जो उड़ान परीक्षण है उस दौरान इंडियन आर्मी, डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट और इंडस्ट्री पार्टनर्स के ऑफिशियल्स मौजूद थे। और जबकि इसके अलावा इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने 20 फरवरी से 28 फरवरी तक वेस्ट बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंजेस में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के भी फील्ड फायरिंग ट्रायल्स कंडक्ट किए थे। और ये जो फील्ड फायरिंग है ये कमांड लेवल की ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान परफॉर्म की गई थी, जिसमें अलग अलग इन्फेंट्री और मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन के 1500 से अधिक पर्सनल ने पार्टिसिपेट किया था। और इस दौरान 1 मिसाइल 1 टैंक वाले गोल के साथ टारगेट को अचीव करने के लिए 260 से अधिक मिसाइल्स फायर की गई थी। और इन फायरिंग ट्रायल्स की जो वीडियो है तो वो ट्राई शक्ति कोर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर भी की गई है। इससे भी मालूम पड़ता है कि जो फायरिंग ट्रायल्स है दिन और रात दोनों ही तरह की स्थिति में कंडक्ट किए गए थे और जिसमें ATGM को अलग अलग तरीकों से फायर किया गया था, जैसे कि शोल्डर लॉन्च लॉन्चर से, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से और महिंद्रा अर्माडो जैसे लाइट स्ट्राइक व्हीकल से भी। और इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसे ATGM ने अपने टारगेट को बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से हिट किया है। अगले सप्ताह 6 मार्च को कोची में स्थित भारत के नेवल एयर स्टेशन INS गरुड़ में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा न्यूली एक्वायर्ड MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट किए जाएंगे, जो कि इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देंगे। और MS-60R हेलीकॉप्टर्स की जो स्क्वाड्रन है ये कैप्टन M अभिषेक राम की कमांड में इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 में कमीशन की जाएगी। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि भारत ने अमेरिका के साथ टोटल 24 फोर्थ जनरेशन के MS-60R हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए फरवरी 2020 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अभी तक 24 में से 6 हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी को डिलीवर किए जा चुके हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को दिनों रात किसी भी तरह की स्थिति में एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल इवैक्यूएशन, वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट, तो इस तरह के अलग अलग मिशंस को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो हेलीकॉप्टर्स है इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी के एक बड़े गैप को फिल करने का काम कर रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर से टॉर्पेडोज, मिसाइल्स और एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम रॉकेट्स को भी फायर किया जा सकता है। और जबकि सेल्फ डिफेंस सिस्टम के तौर पर इन हेलीकॉप्टर्स को चाफ्स और इंफ्रारेड फ्लेयर्स से इंटीग्रेट किया गया है, जो कि थ्रेट के डिटेक्ट होते ही ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाते हैं। और फिलहाल अभी तक ये इंडियन नेवी की सर्विस में मौजूद इकलौता हेलीकॉप्टर है जिसके पास इनकमिंग गन फायर या मिसाइल से बचने की सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी है। और जबकि इंडियन नेवी के एक पायलट के मुताबिक जो MS-60R हेलीकॉप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस चॉपर है और इसके सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा पायलट फ्रेंडली है। होवर के लिए इसके ऑटो पायलट सिस्टम को इंगेज करके पायलट्स के वर्कलोड को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए पायलट्स और ऑब्जर्वर्स के पहले 5 बैच को US में ट्रेनिंग दी गई है और जबकि इसकी बाकी की ट्रेनिंग भारत में INS गरुड़ में आयोजित की गई थी। और जबकि इस हेलीकॉप्टर को INS विक्रांत के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसे नेवी एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन मानती है। और पिछले 8 से 9 महीनों में इस हेलीकॉप्टर के एडवांस वेपन, सेंसर्स, एवियोनिक सूट्स, इन सभी को बहुत ही रिगरस तरीके से टेस्ट किया गया। यह हेलीकॉप्टर एडवांस डेटा लिंक सिस्टम के माध्यम से भारतीय प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के प्लेटफॉर्म से उनके साथ भी रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है, जिससे इंडियन नेवी को बाकी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ आपसी तालमेल बनाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। और अभी जो मिलन एक्सरसाइज हुई थी तो उसमें भी इन हेलीकॉप्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और अभी तक जो 6 MS-60R हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए गए तो वर्तमान समय में वे सभी हेलीकॉप्टर्स अभी कोची में।
सोमवार को भारत और ओमान के बीच डेप्यूटी एनएसए लेवल की स्ट्रेटेजिक डायलॉग कंडक्ट की गई थी और जिसे भारत की तरफ से डेप्यूटी एनएसए विक्रम मिश्री जी की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपोर्ट कोलैबोरेशन को लेकर मुख्य रूप से बात हुई है और जिसमें ओमान के लिए संभावित डिफेंस एक्सपोर्ट भी शामिल है। दोनों पक्षों के बीच मिलिट्री और सिक्योरिटी कॉपरेशन से संबंधित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई अलग अलग इश्यूज डिस्कस हुए थे। और आपको बता दें कि ओमान भी उन कंट्रीज में आता है जिसने भारत के स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और बाकी इस दौरान दोनों पक्षों ने गाजा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रिएट हुए रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को भी डिस्कस किया था। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को अपना स्वदेशी लाइक जरूर दें। हाँ, अगर आप विदेश से देख रहे हैं तो विदेशी लाइक भी दे सकते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और बाकी अगर आपको दिलचस्पी है मिलिट्री से रिलेटेड और भी कुछ अलग तरह के कंटेंट में तो उसके लिए डिफेंस कॉट की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें और मात्र ₹1.5 पर डे से भी कम की कॉस्ट पर एक्सेस करें मिलिट्री से रिलेटेड और भी प्रीमियम कंटेंट। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज 29 फरवरी को कटुपल्ली में स्थित एल&टी शिपयार्ड में पहली कैडेट ट्रेनिंग शिप का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए इसकी कील लेइंग सेरेमनी आयोजित की गई थी और इस सेरेमनी के दौरान इंडियन नेवी और एल&टी के सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। आपको बता दें कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एल&टी के साथ 7 मार्च 2023 को 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स का स्वदेशी तौर पर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और जो कैडेट ट्रेनिंग शिप से इनका इस्तेमाल होगा बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर कैडेट्स को समुद्र में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और ये शिप केवल भारत की नहीं बल्कि फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के कैडेट्स को भी ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। और ये शिप नेवी कैडेट्स की केवल सी ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि इसके अलावा इसे हॉस्पिटल शिप, ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ, नॉन कॉम्बेटेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस और यहाँ तक कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जैसे सेकेंडरी रोल्स में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी लेंथ होगी 122 मीटर, ब्रेथ होगी 18 मीटर, डिस्प्लेसमेंट होगा 4700 टन्स, स्पीड होगी 20 नॉट्स, इंड्योरेंस टाइम होगा 60 डेज का, रेंज होगी 50 नॉट्स पर 7500 माइल्स और इसमें 20 ऑफिसर्स, 150 सेलर्स और 200 कैडेट्स के अकोमोडेशन की फैसिलिटी रहेगी। कैडेट्स की ट्रेनिंग के लिए इसमें जो फैसिलिटीज बनाई गई है उसमें 3 क्लासरूम्स रहेंगे और हर एक क्लासरूम में 70 कैडेट्स की सीटिंग कैपेसिटी होगी और इसे मैन और विमेन दोनों ही तरह के कैडेट्स को ट्रेन करने के लिए डिजाइन किया गया है। बाकी इसमें कुछ वेपन्स और सेंसर्स भी रहेंगे जैसे कि 76 mm की गन, AK-630 गन, 12.7 mm की गन्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट और डेटा लिंक सिस्टम्स और एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम्स। और जबकि अदर फीचर्स के तौर पर इसमें ऑटोमेटिक हेलीकॉप्टर लैंडिंग और रिवर्सिंग सिस्टम, काफ़ी हाई डिग्री का ऑटोमेशन, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस, तो ये भी इसके फीचर्स में शामिल रहेगा। मालदीव में मौजूद इंडियन मिलिट्री पर्सनल को रिप्लेस करने के लिए भारत से सिविल टेक्निकल पर्सनल का पहला बैच मालदीव पहुंच चुका है और जो पहला बैच है ये मालदीव में मौजूद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करेगा जिसे अभी तक भारत के मिलिट्री पर्सनल ऑपरेट करते आ रहे थे। हालांकि इस पहले बैच में जो टेक्निकल पर्सनल की टीम मालदीव पहुंची है तो उनकी डिटेल्स का खुलासा नहीं किया गया और न ही ये बताया गया कि वे कितनी संख्या में है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कतर से 8th नेवी वेटरन अभी तक भारत वापस नहीं पहुंचे। तो आज गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी बात का क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा है कि हमारे जो 8वें नेवी वेटरन हैं तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि पूरी की जानी है और जैसे ही सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं तो वे जल्द ही भारत वापस आ जाएंगे। और एक क्लियर है कि कतर के कोर्ट ने हमारे 8 नेवी वेटरन्स को रिलीज कर दिया था जिनमें से 7 ऑलरेडी भारत पहुंच चुके हैं। बाकी इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि पूरी दुनिया को चाइनीज वायरस जैसा पैंडेमिक देने के बाद जो चीन है वो अभी भी नहीं सुधरा है और अब कुछ ऐसी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी सामने आई हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि चीन अभी भी लगातार कोविड-19 जैसे वायरस की घातक रिसर्च में लगा हुआ है। और चीन ने डुअल यूज बायोलॉजिकल रिसर्च कैपेबिलिटीज में एडवांसमेंट भी हासिल करी है और जबकि चाइनीज आर्मी के जर्म्स वॉरफेयर प्रोग्राम के लिए कुछ खास तरह के एप्लीकेशंस को भी क्रिएट किया गया और हाल ही के समय में चाइनीज रिसर्चर्स ने इस फील्ड में कुछ डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स को भी कंडक्ट किया। और इससे पहले भी कई सारे एविडेंस सामने आए हैं जिन्हें एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक के पीछे चीन का ही हाथ था और उस वायरस को चीन के लेबोरेटरीज में बायो वेपन के तौर पर इंजीनियर किया गया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें यूके मीडिया डेली मेल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में कुछ नेवल सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया गया है कि फंडिंग इश्यूज के चलते ब्रिटेन के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भविष्य खतरे में। और रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल नेवी के एलिजाबेथ क्लास का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जिसके निर्माण में 3.5 बिलियन पाउंड्स की लागत आई है तो इसे HMS क्वीन एलिजाबेथ की तुलना में कम कीमत पर किसी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री को बेचा भी जा सकता है। और अगर डिफेंस फाइनेंसेस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो ये जो फैसला है ये 2028 तक कमांडर्स पर थोपा जा सकता है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1980 में असम राइफल्स के लांस नायक मन बहादुर आले, राइफलमैन सेना सिंह, राइफलमैन ब्रह्मादास डोगरा और हवलदार सीताराम छेत्री ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंजेस है वो कहाँ पर स्थित है।
समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर पाएं 50% डिस्काउंट। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।